हेलो दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आपका इंग्लिश एजुकेटर पीयूष सर। आप हैं हमारे डिकोड एग्जाम डिफेंस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे और हम आज फिर से डिस्कस करने जा रहे हैं अपना पिछला स्टार्ट किया हुआ टॉपिक प्रोनाउन, जो कि हम लोगों को स्टार्ट किए हुए 2 पॉइंट्स मैंने आपके इसके कवर किए थे। 2 पॉइंट्स डिस्कस किए हैं आपसे, टाइप्स डिस्कस कर लिए थे प्रोनाउन के, और अब आगे कंटिन्यू करते हैं इन टाइप्स में 1 बाय 1। एक प्रोनाउन का इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया था, पर्सनल प्रोनाउन का, उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एक पॉइंट डिस्कस किया था आपसे उनके सीक्वेंस के बारे में, उसी पॉइंट को और आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए देखते हैं कुछ और भी इंपॉर्टेंट यूसेजेस। अब प्रोनाउन टॉपिक की जो इंपॉर्टेंस है वो तो आप ध्यान रखिएगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह से इंपॉर्टेंट हो जाता है, एक्टिव पैसिव में इंपॉर्टेंट हो जाता है, डायरेक्ट में इंपॉर्टेंट हो जाता है। साथ ही साथ ये सिंटैक्स के अलावा स्पॉटिंग एरर के क्वेश्चंस, फिल इन द ब्लैंक्स, रीअरेंजमेंट तक हमारे काम आता है। सो कुछ बेसिक से पॉइंट आगे इसी के डिस्कस करते हैं। देखिए, ये पॉइंट मैंने आपसे लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि प्रोनाउन में और नाउन में सबसे बड़ा डिफरेंस होता है उसके केसेस का। केस यानी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का। अब अगर आप प्रोनाउन की बात करो, जैसे एक पर्सन का नाम अज्यूम कर लिया जाए राम, और आपसे पूछा जाए कि बताइए ये राम हमारा सब्जेक्ट है या फिर ऑब्जेक्ट है, तो इस वर्ड को देख के तो आप डिसाइड नहीं कर पाओगे, है ना। इस राम की सेंटेंस में कहां पे इंपॉर्टेंस है, कहां पर इसको यूज किया जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड कर पाएंगे। और यही पार्ट हमने डिस्कस किया था पार्सिंग में भी, कि कोई भी नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है, वो 2 वर्ड्स डिसाइड करते हैं। अगर इस नाउन या प्रोनाउन के पहले कोई वर्ब आ जाए, या इसके पहले अगर आप कोई भी प्रपोजिशन लगा देते हैं, तो वर्ब और प्रपोजिशन के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन ये काम करता है ऑब्जेक्ट का। बस प्रॉब्लम ये है कि यही राम, यही वर्ड आप सब्जेक्ट की जगह भी लिखते हो और यही वर्ड ऑब्जेक्ट की जगह भी लिख सकते हैं। लेकिन जब आप नाउन की जगह प्रोनाउन यूज करना शुरू करते हैं, तब थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। प्रोनाउन में क्या है कि जब आप राम को सब्जेक्ट की जगह यूज करोगे और इसके लिए प्रोनाउन लिखोगे, तो आपको ही लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर यही राम हमारा सब्जेक्ट ना हो बल्कि ऑब्जेक्ट हो, तो आपको ही की जगह हिम का प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो नाउन और प्रोनाउन में सबसे बड़ा डिफरेंस होता है उसके वर्ड्स के यूजेस का। नाउन वही वर्ड सब्जेक्ट होता है, वही ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन जब आप उसकी जगह प्रोनाउन यूज करते हैं तो सब्जेक्ट की जगह वर्ड अलग आता है और ऑब्जेक्ट की जगह वर्ड अलग आता है। अब जो ऑब्जेक्ट की जगह आता है उसे ही हम लोग नाम दे देते हैं कौन सा केस, यस, दिस इज ऑब्जेक्टिव केस। और जो सब्जेक्ट की जगह आता है उसे बोला जाता है सब्जेक्टिव केस। अच्छा, कई बुक्स में एक और चीज ध्यान रखिएगा, कई बुक्स में इस सब्जेक्टिव वर्ड को यूज करने की बजाय ये वर्ड यूज किया जाता है नॉमिनेटिव। इसको सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस कहते हैं। सब्जेक्टिव केस, नॉमिनेटिव केस एक ही है, कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइएगा। सो ऑब्जेक्टिव केस की इंपॉर्टेंस हो जाती है। अब देखिए, 2 रूल तो यहीं से रिलेट हो गए। वर्ब के बाद आएगा तो भी ऑब्जेक्ट होगा, प्रपोजिशन के बाद आता है तो भी ऑब्जेक्ट होता है। यही कुछ केस आपको यहाँ भी दिया हुआ है कि जब कोई भी प्रोनाउन यूज किया जाता है, ऑब्जेक्टिव केस में ये आएगा जब आप उसे यूज करते हो लेट के बाद, वर्ब के बाद और प्रपोजिशन के बाद। अब ये लेट अलग से दे दिया जाता है, जबकि कोई परेशान होने की बात नहीं है, ये लेट खुद भी एक वर्ब ही है, ठीक है ना। बस लेट के स्पेशल केसेस प्रोनाउन में पूछ लिए जाते हैं, इसलिए मैंने वर्ड अलग कर दिया है ताकि आपको ध्यान रहे कि लेट का एक केस अलग से पूछा जाता है प्रोनाउन में। बाकी लेट खुद एक वर्ब है और वर्ब के बाद जब भी प्रोनाउन आएगा तो वो ऑब्जेक्टिव केस में आएगा। देखिए, एग्जांपल दिया हुआ है, लेट ही एंड आई दिया हुआ है। अब ये भी सब्जेक्टिव केस है, ये भी सब्जेक्टिव केस है, जबकि लेट के बाद आना चाहिए था ऑब्जेक्टिव केस, तो आई की जगह आपको मी और ही की जगह आपको हिम, ये ऑब्जेक्टिव केस में रखना पड़ेगा, ठीक है ना। 2 प्रोनाउन दे दिए जाए, 3 दे दिए जाए, 1 दे दिया हो, डजंट मैटर। बस याद रखिएगा, वर्ब के बाद, लेट के बाद या फिर प्रपोजिशन के बाद आने वाला प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में होता है, ठीक है ना। अब इसी केस को थोड़ा सा और इंपॉर्टेंटली करके पूछा जाता है आपसे इस फॉर्म में। देखिए, बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पर, और है भी कंफ्यूजिंग ये केस। पूछा जाता है सेंटेंस इस फॉर्म में, ही इज टॉलर देन। अब आई दिया जाता है और मी दे दिया जाता है।
आपसे पूछा जाता है यहाँ पे सही क्या होगा, ब्लैंक दे सकते हैं, मी आना चाहिए तो आई आना चाहिए तो मी दे सकते हैं, केसेस का एरर यहाँ आपसे पूछ सकते हैं। सिमिलरली इसी तरह का सेंटेंस ये भी है, ही अर्न्स मोर देन, अगेन आई या मी में से आपसे एक चीज पूछी गई, ठीक है ना। अब अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ पर क्या आना चाहिए तो आप डिसाइड करिए। देखिए सबसे बड़ी गलती जो होती है हमसे यहाँ पर वो होती है, हम चीजों को डिसाइड करने लगते हैं, जानते हैं किसके अकॉर्डिंग, स्पीकिंग के अकॉर्डिंग। स्पीकिंग के अकॉर्डिंग यानी सुनने में क्या अच्छा लगता है। अब सुनने में अच्छा लगना और ग्रामर के रूल को फॉलो करना, ये दोनों कई बार अलग अलग चीजें हो जाती हैं। नॉर्मली हमें सुनने में वही अच्छा लगेगा जो ग्रामेटिकली सही है, लेकिन कुछ चीजें बिना ग्रामर के जब प्रैक्टिस में आ जाती है ना और बार बार सुनाई पड़ती हैं तो फिर कंफ्यूजन स्टार्ट होता है। वहां ग्रामर कुछ और कहती है, बोलने के हिसाब से कुछ और सेंस लगता है, सुनाई कुछ और पड़ता है, तब डिफरेंस आता है, ठीक है ना। तो स्पीकिंग को आप थोड़ा सा यहाँ पर किनारे करें, यूजेस के अकॉर्डिंग जस्टिफाई करते हुए अपना आंसर टिक करिएगा, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। और बहुत सिंपल से क्वेश्चंस हैं। देखिए आपसे सेंटेंस पूछा गया था ये, ही इज टॉलर देन आई होगा या मी होगा, सिमिलरली ही अर्न्स मोर देन आई होगा या मी होगा। अच्छा दोनों में ही ये वर्ड आपको कॉमनली दिख रहा होगा, देन। अब ध्यान से समझिएगा और साथ साथ में ही रिलेट जरूर करते चलिएगा। दोनों में ये देन वर्ड कॉमन है, ठीक है ना। और देन का यूज किया जाता है जब कभी भी हम क्या करते हैं, कंपैरिजन। कंपैरिजन यानी तुलना करना। अब कंपैरिजन किया क्यों जाता है जानते हैं, हम लोग गड़बड़ी ये करते हैं, हमें लगता है कंपैरिजन ये बताने के लिए किया जाता है कि कौन अच्छा है और कौन बुरा है, जबकि सच्चाई ये है कि एक अच्छे पर्सन का कंपैरिजन कभी भी बुरे पर्सन से नहीं होता। अच्छे का कंपैरिजन हमेशा अच्छे से होता है और बुरे का कंपैरिजन हमेशा बुरे से होता है। सुनने में जरूर थोड़ा सा अजीब सा लगता है ये, लेकिन इसको अगर हम थोड़े तरीके से जस्टिफाई करें, जैसे सपोज करो आप किसी क्लास में हो या मैं किसी क्लास में पढ़ा रहा हूं और मैं किसी क्लास के 2 स्टूडेंट्स को बुला लूं, ठीक है ना, और 2 स्टूडेंट्स को बुला के आपके सामने खड़ा कर दूं और बोलूं कि दोनों पर्सन को कंपेयर करिए, ठीक है ना। सो दोनों पर्सन को कंपेयर करने के लिए बोला जा रहा है, जबकि सच्चाई ये है कि आप पर्सन को कभी भी कंपेयर कर ही नहीं सकते। आप कंपेयर करते हो उनकी क्वालिटीज को, ठीक है ना। आप पर्सन को कंपेयर नहीं करते, कंपेयर क्वालिटी को करते हैं। और यही रीजन है कि कंपैरिजन की बात भी जनरली ग्रामर के अकॉर्डिंग बात करें तो कंपैरिजन की बात होती है एडजेक्टिव्स में। पढ़ा होगा आपने पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है ना। सो कंपैरिजन की नॉर्मली बात होती है एडजेक्टिव में, क्योंकि हम कंपेयर पर्सन को नहीं करते, कंपैरिजन उनकी क्वालिटीज में करते हैं। अब अगर मैं उन्हीं दोनों पर्सन की बात करूं, सपोज करूं 2 पर्सन यहाँ पे ले लेते हैं, एक पर्सन है ए और एक पर्सन है बी, ठीक है ना, और आपसे बोलूं कि दोनों पर्सन को कंपेयर करो, तो आप पर्सन को तो नहीं उनकी क्वालिटीज कंपेयर कर सकते हो। कौन कौन सी क्वालिटीज हम 2 लोगों में कंपेयर कर सकते हैं, आप उनकी हाइट कंपेयर कर सकते हो, आप उनका वेट कंपेयर कर सकते हो, आप उनकी एज कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन ये सच है कि एक पर्सन की हाइट का कंपैरिजन दूसरे पर्सन के वेट से नहीं कर सकते। क्लियर? हाइट का कंपैरिजन हाइट से होता है, वेट का कंपैरिजन वेट से होता है, सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट से होता है, ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन ऑब्जेक्ट से, और क्वालिटी का कंपैरिजन क्वालिटी से होता है। सब्जेक्ट का सब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट से। यही बस इन क्वेश्चंस की मेन थीम है। जिस पर्सन को यहां आप कंपेयर कर रहे हो, आपको आई या मी डिसाइड करना है, तो बस सिंपल सा ये देख लो आप कि इसका कंपैरिजन दोनों में किस पर्सन से हो रहा है। और इस सेंटेंस को अगर आप ध्यान से जस्टिफाई करोगे तो आंसर आपके सामने है। यहां आई और मी का कंपैरिजन हो रहा है ही से, ठीक ना। ऑफकोर्स दोनों की हाइट कंपेयर कर रहे हैं, लेकिन मेरी हाइट इस पर्सन की हाइट से कंपेयर हो रही है, इस पर्सन की हाइट से। सो मेरा कंपैरिजन यहां ही से हो रहा है, ठीक। और अगर कंपैरिजन ही से हो रहा है जो कि सब्जेक्ट है, तो यहां भी आपको सब्जेक्ट ही मेंशन करना पड़ेगा। क्लियर? सब्जेक्ट का कंपैरिजन हमेशा सब्जेक्ट से ही होता है। अब आपसे पूछा जाए ही इज टॉलर देन, यहां तक इस पार्ट को देखो, क्या इसमें कोई ऑब्जेक्ट है भी?
नहीं है, और अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो यहां पर ऑब्जेक्ट से कंपैरिजन भी नहीं होगा। अच्छा, सेकंड सेंटेंस में देखो, ही अर्न्स, वो कमाता है मुझसे ज्यादा। अब बोला तो यही जाता है कि वो मुझसे ज्यादा कमाता है, जबकि सच्चाई है मुझसे ज्यादा नहीं कमाता, जितना मैं कमाता हूं उससे ज्यादा वो कमाता है। ठीक है ना, अगेन कंपैरिजन अर्निंग का हो रहा है, लेकिन पर्सन को अगर आप देखो तो कंपेयर पर्सन से ही करोगे, और कंपैरिजन यहां भी ही से हो रहा है जो कि सब्जेक्ट है, इसीलिए यहां भी सब्जेक्टिव केस ही आना चाहिए। जब ऑब्जेक्ट है ही नहीं सेंटेंस में तो ऑब्जेक्ट से कंपेयर भी नहीं होगा। बस सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट फॉलो करिए, कोई भी चीज यहां रटने की नहीं है। देन के बाद आई आएगा या मी आएगा, यानी सब्जेक्ट आएगा या ऑब्जेक्ट आएगा, वो डिपेंड इस पे करेगा कि उसका कंपैरिजन, देन आया है तो कंपेयर होगा ही, और कंपैरिजन हो रहा है तो किस सब्जेक्ट से हो रहा है या ऑब्जेक्ट से हो रहा है, उसको देख के डिसाइड करिएगा। ठीक है ना, एक छोटा सा एग्जाम्पल और लेते हैं, यहां तो दोनों में सब्जेक्ट से ही कंपेयर हुआ था, थोड़ा सा और एग्जाम्पल को एक्सपेंड करते हैं, रिलेट करते हैं। देखिए दिया हुआ सेंटेंस ये, ही रिस्पेक्ट्स यू मोर देन आई या मी, फिर से दिया हुआ है। अब यही वाला केस थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जरा ध्यान से रिलेट करना। बोला गया ही रिस्पेक्ट्स यू मोर देन, ये हमें डिसाइड करना है यहां पर कि आई आएगा या फिर मी आएगा। ठीक है ना, अब इसमें भी कंफ्यूज मत होइएगा। सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो ये, देखो बिल्कुल करने का अपना तरीका एकदम क्लियर रखिए, कभी कंफ्यूजन होगा ही नहीं अगर आप एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो करते हो और सही पैटर्न को फॉलो करते हैं। सबसे पहली चीज यहां पर आई आएगा या मी आएगा, वो डिपेंड इस बात पे करेगा कि कंपैरिजन सब्जेक्ट से हो रहा है या ऑब्जेक्ट से। तो सबसे पहले तो यही देखिए कि सेंटेंस में केवल सब्जेक्ट है या सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों है। रिस्पेक्ट्स हमारी वर्ब है, ही हमारा सब्जेक्ट है, और यू यहां पर ऑब्जेक्ट है। देखिए सेंटेंस में इसके पहले वाले अगर आप बात करोगे स्लाइड की, देखो यहां पे जो हम लोगों ने बात की थी कंपैरिजन वाली जो बात हुई थी, इवन यहां पर देखिए ये इस सेंटेंस की अगर हम बात करें, यहां भी आई और मी डिसाइड करना था। यहां पर सब्जेक्ट तो आपको दिख रहा होगा, लेकिन इस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट आपको नहीं दिख रहा होगा। देख रहे हैं, यहां सब्जेक्ट है लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं है, और जब ऑब्जेक्ट नहीं है तो केवल एक पॉसिबिलिटी है, सिर्फ सब्जेक्टिव केस आएगा, दोनों में केवल आई आएगा। लेकिन जैसे ही पॉसिबिलिटी थोड़ी सी चेंज हुई, यहां पर अब सब्जेक्ट भी है और ऑब्जेक्ट भी है, दोनों हैं, और अगर दोनों हैं इसका मतलब यहां आई भी आ सकता है और मी ये भी आ सकता है। कंफ्यूजन मत आने दीजिएगा, कंफ्यूजिंग हैं ये केसेस, लेकिन मिलके हम लोग आसान करते हैं। अब समझना, इस सेंटेंस के एक्चुअली मीनिंग दो निकल रहे हैं, दोनों मीनिंग वन बाय वन आसानी से समझते हैं। ही रिस्पेक्ट्स यू मोर देन आई या मी हम डिसाइड करेंगे। पहला मीनिंग सेंटेंस का ये निकल रहा है कि वो मुझसे ज्यादा तुम्हारी रिस्पेक्ट करता है। क्लियर, वो मुझसे ज्यादा तुम्हारी रिस्पेक्ट करता है, मुझसे ज्यादा आपकी, इन दोनों का कंपैरिजन। दूसरा मीनिंग ये निकल रहा है कि मुझसे ज्यादा वो तुम्हारी रिस्पेक्ट करता है, मतलब जितनी मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूं उससे ज्यादा वो पर्सन आपकी रिस्पेक्ट करता है। देखिए दो मीनिंग निकल रहे हैं, इसीलिए यहां पर आई और मी दोनों सही हैं, बस दोनों का मीनिंग अलग अलग निकलेगा। ठीक, अगर आप यहां पर आई और मी डिसाइड करना चाहते हो तो बस ये डिसाइड कर लो कि कंपेयर आपको करना किससे। अगर आपको कंपेयर यू से करना है कि वो मुझसे ज्यादा आपकी रिस्पेक्ट करता है, मुझसे ज्यादा आपकी, तो कंपेयर ऑब्जेक्ट से करेंगे और आंसर हो जाएगा मी। ही रिस्पेक्ट्स यू मोर देन मी, मीनिंग कुछ इस तरह से निकलेगा, ही रिस्पेक्ट्स यू more than he
रिस्पेक्ट्स मी, देख लीजिए, he respects you more than he respects me, वो मेरी भी रिस्पेक्ट करता है, वो आपकी भी रिस्पेक्ट करता है, बस आपकी रिस्पेक्ट ज्यादा करता है जितनी मेरी करता है उससे ज्यादा, ठीक। और अगर आपने यहाँ पर I रखा तो भी सही है, बिल्कुल सही होगा, कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। अब दोनों सही होंगे, बस डिफरेंस कैसे डिफाइन करोगे। अब सेंटेंस का मीनिंग निकलेगा he respects you more than, अभी भी मेरे से ज्यादा है, लेकिन he respects you more than I respect you, जितनी मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूं उससे ज्यादा वो आपकी रिस्पेक्ट करता है। मेरा कंपैरिजन यहां हो गया ही से। अब अगर एग्जाम में कभी आ जाता है ना, तो आप इसको सही कैसे करोगे, कैसे डिसाइड करोगे कि एग्जाम में दोनों में से कौन सा टिक करना है। मैंने बोला ना, अगर सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट है तो पॉसिबिलिटी दोनों की है। आप सब्जेक्टिव केस भी रख सकते हो, ऑब्जेक्टिव केस भी रख सकते हो, जब तक क्लियरली इंडिकेशन ना दिया जाए कि दोनों में से कंपेयर हो किससे रहा है। जैसे अगेन my mother loves my brother more than I या मी, फिर से डिसाइड करना है। मीनिंग समझ में आ रहा होगा। अब देखिए ध्यान से, अगेन इस सेंटेंस में भी वही पुराना पैटर्न फॉलो करिए। सबसे पहले ये हो गई हमारी वर्ब, माई मदर यहां पर सब्जेक्ट है और माई ब्रदर यहां पर ऑब्जेक्ट है। और अगर इस सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों हैं तो पॉसिबिलिटी दोनों की है। यहां पर आई भी सही हो सकता है, मी भी सही हो सकता है। बस अगर आपने यहां आई रखा तो मेरा कंपैरिजन सब्जेक्ट यानी मदर से होगा, और अगर आपने यहां पर मी रखा तो मेरा कंपैरिजन ऑब्जेक्ट यानी ब्रदर से होगा। दो मीनिंग कैसे, मेरी मम्मी मुझसे ज्यादा मेरे भाई को प्यार करती हैं, दूसरा मुझसे ज्यादा मेरी मम्मी मेरे भाई को प्यार करती है, मतलब जितना मैं अपने भाई को प्यार करता हूं उससे ज्यादा मदर उसको प्यार करती है। ठीक, दो मीनिंग निकल रहे हैं, दोनों आंसर सही हो सकते हैं। सब्जेक्ट से कंपेयर करोगे तो आई, ऑब्जेक्ट से कंपेयर करोगे तो मी। लेकिन आप खुद सोचो, कंपेयर हम कर किससे सकते हैं, मदर से या ब्रदर से। अब अगर आपने ब्लड रिलेटिव वाले क्वेश्चंस कभी किए होंगे रीजनिंग में, तो आपने ये चीज ध्यान दी होगी कि मदर फादर ये हम लोगों से एक जनरेशन ऊपर है। कभी भी आप इनका फैमिली ट्री अगर बनाते होगे तो भाई बहन हस्बैंड वाइफ सब एक कैटेगरी में आते हैं, लेकिन मदर और फादर हमेशा एक लेवल एक जनरेशन ऊपर होते हैं हमसे। और कंपेयर अभी अभी हमने डिस्कस किया था, कंपैरिजन हमेशा सेम लेवल पे होता है, ठीक है ना। कंपेयर अगर आप मदर से करना चाहो कर सकते हो, लेकिन जब दोनों में एक पॉसिबिलिटी डिसाइड करनी है तो हम मदर फादर इनसे कंपेयर नहीं करेंगे, हम कंपेयर करेंगे अपने ब्रदर से सेम जनरेशन या सेम लेवल पे। और ब्रदर यहां पर चूंकि ऑब्जेक्ट है तो इस सेंटेंस में एक चीज डिसाइड करनी होती तो मैं आंसर टिक करता मी। क्लियर। लेकिन अगर यही सेंटेंस थोड़ा सा चेंज कर दो, एग्जामिनर को कुछ ज्यादा नहीं करना है, सिर्फ दोनों को एक्सचेंज कर देना है। कैसे, यही सेंटेंस उन्होंने दिया, बस थोड़ा सा उसमें चेंजेस ये कर दिए कि सेंटेंस को ऐसे लिख दिया, माय ब्रदर लव्स माय मदर फिर से वही केस, मोर देन आई दे दिया, मी दे दिया। अब फिर ध्यान रखिएगा प्लीज, सब्जेक्ट भी है ऑब्जेक्ट भी है, आंसर दोनों सही हैं, गलत कोई नहीं है, बस एक डिसाइड करना है तो बस सेम लेवल पे कर दो। अगर आपने आई रखा कंपेयर ब्रदर से होगा, मी रखा कंपेयर मदर से होगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है। क्लियर। अब सेम वही रूल फॉलो कर दीजिए, मेरा कंपैरिजन करना है मदर और ब्रदर में से अगर एक से ही करना है तो आप सेम लेवल पे करोगे, ठीक है ना। और सेम लेवल पे यानी हम मदर से कंपेयर नहीं करेंगे, हम कंपेयर करेंगे ब्रदर से, और ब्रदर लिखा हुआ है सब्जेक्ट की जगह, सही आंसर हो जाएगा। गलत मैं मी को भी नहीं बोल रहा हूं, सही दोनों है, लेकिन जब दो में एक डिसाइड करना है तब ये चीजें फॉलो करिएगा।
ठीक है ना, सिंपल सा कॉन्सेप्ट। देन के बाद सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों केसेस आते हैं। कभी मत रटना कि देन के बाद हमेशा सब्जेक्टिव केस हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है ना। स्पोकन में आपको चीजें अलग मिलेंगी। स्पोकन में कभी कभी साउंड का ध्यान दिया जाता है। जैसे आप कभी बोलोगे ना ही इज यंगर देन, अब आपको आई एम मी स्पोकन में अगर बोलना है, अब देखो यहां पे भी ऑब्जेक्ट नहीं है, कहीं भी ऑब्जेक्ट नहीं है, कंपेयर सब्जेक्ट से होना था, सब्जेक्ट से कंपेयर होना था तो आना तो यहां पर आई चाहिए था। लेकिन क्या होता है स्पोकन में, जब आप बार बार आई ये बोलना शुरू करते हो ना, तो लगता ये है कि आप अपने आप को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, सेल्फ इंपॉर्टेंस, या वो एरोगेंस को शो करने लगता है। ये दिखाना लगता है कि आप बहुत ज्यादा अपने आप को सेल्फ प्रायोरिटी रखते हो, ठीक है ना। इसीलिए थोड़ा सा इसको सॉफ्ट स्पोकन होने के लिए स्पोकन में आपको जनरली मी यहाँ पर सुनाई पड़ेगा, बट ग्रामेटिकली जब भी चीजें पूछी जाएंगी एग्जाम में, हमेशा ध्यान रखना सब्जेक्ट से कंपेयर तो सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्ट से कंपेयर तो ऑब्जेक्टिव केस। क्लियर? बिल्कुल सिंपल सा पॉइंट है, सिंपल सा फंडा याद रखिएगा, आसान है ये, ठीक है ना। चलिए निकलते हैं इस देन वाले पॉइंट से, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और फिर देख लीजिए ये अगेन, ही रिस्पेक्ट्स यू मोर देन आई एम मी, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों है, दोनों आंसर सही है, सो बोथ आर करेक्ट, दोनों ही करेक्ट हैं। अच्छा, अब यहां पर एक चीज और आती है, एक केस आता है, इसका भी हम लोग पहले जरा एग्जाम्पल ले लें तो आपको जो कंफ्यूजन होगा ना उसको क्लियर करने में आसानी हेल्प मिलेगी। यहाँ पे देखिए सेंटेंस बोला गया, आई लव हिम, मैं उससे प्यार करता हूं। यहां पर आपको एक ब्लैंक दे दिया गया और यहां लिख दिया गया यहां पर थोड़ा सा ये लिख देते हैं माय ब्रदर, ठीक। अब इस ब्लैंक के लिए मैं आपको दो ऑप्शन दे रहा हूं यहां पर, पहला है एज और दूसरा है लाइक। ऑलमोस्ट एक जैसा मीनिंग आता है एज और लाइक का। सो आपसे पूछा जाए बताइए इस ब्लैंक में आप कौन सा वर्ड फिल करोगे, कमेंट करके जरूर बताना कि आपने अपना कौन सा आंसर यहाँ पर फिल किया है। एक्सप्लेनेशन ऑफ कोर्स इसका हम लोग आगे भी देखेंगे, मीनिंग समझ में आ रहा होगा, लेकिन जितना सिंपल सा मीनिंग इसका लग रहा है ना उतना है नहीं। क्या इस सेंटेंस का मीनिंग ये है कि मैं उसे वैसे ही प्यार करता हूं जैसे मैं अपने भाई को प्यार करता हूं, या इसका मीनिंग ये है कि मैं उसे वैसे ही प्यार करता हूं जैसे मेरा भाई उसे प्यार करता है। हिंदी मीनिंग तो यही निकला ना, मैं उसे अपने भाई की तरह प्यार करता हूं, मतलब वैसे ही करता हूं जैसे मैं अपने भाई को करता हूं, या वैसे ही करता हूं जैसे मेरा भाई उसको करता है। बोलता ना वो अपने भाई की तरह बोलता है, भाई की तरह बोलता मतलब वैसे ही बोलता है जैसे उसका भाई बोलता है। इस सेंटेंस के बीच चूंकि दो मीनिंग निकल रहे हैं ना, इसीलिए यहां पर भी एज और लाइक दोनों सही होते हैं। बस कब आना चाहिए एज और कब आना चाहिए लाइक, वो थोड़ा सा पॉइंट है जो हम लोगों को डिसाइड करना बहुत जरूरी है, और ये पॉइंट आपको आगे बहुत जगह हेल्प करेगा। उसी के लिए इंपॉर्टेंट है ये पढ़ना, डिफरेंस बिटवीन प्रपोजिशन एंड कंजंक्शन। कंजंक्शन और प्रपोजिशन के बीच में डिफरेंस क्या होता है, अब किसी भी स्टूडेंट से पूछ लो कंजंक्शन और प्रपोजिशन की। चलिए थोड़ी सी बात कर लेते हैं, आएंगे इसके आंसर पे आएंगे अभी हम लोग। हाँ, किसी भी स्टूडेंट से आप पूछ लो कि कंजंक्शन का काम क्या होता है, तो वो आपको एक ही चीज बताएंगे, कंजंक्शन का काम होता है ज्वाइन करना, जोड़ना, ठीक है ना। कोई बुक उठा के देख लो आपको यही मिलेगा, कंजंक्शन वो वर्ड्स हैं जो ज्वाइन करते हैं, हर जगह मिलता है, सबको पता है कि कंजंक्शन ज्वाइन करते हैं, लेकिन किसी को किसी के भी साथ कहीं भी नहीं जोड़ दिया जाता। ये चीज जरूर ध्यान रखिएगा। ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो प्रपोजिशन और कंजंक्शन में डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है डिस्कस करना। देखिए प्रपोजिशन और कंजंक्शन, कंजंक्शन ज्वाइन करता है, प्रपोजिशन रिलेट करता है। अब ये ज्वाइन करना और रिलेट करने में सबसे बड़ा अंतर क्या है वो समझ लेते हैं। ज्वाइन हमेशा एक जैसी चीजों को किया जाता है, जैसे अभी हमने पढ़ा था ना, जोड़ा हमेशा सेम चीजों को जाता है,
ठीक है ना। जैसे कंपेयर किया करने में पढ़ा था कि कंपेयर हमेशा सेम चीजों में होता है, हाइट को हाइट से, वेट को वेट से, एज को एज से, वही चीज आपको यहाँ भी ध्यान रखनी है। जैसे कंपेयर सेम चीजों को किया जाता है, वैसे ही जोड़ा भी हमेशा सेम चीजों को जाता है। कंजंक्शन जोड़ता जरूर है, लेकिन ऐसे ही किसी को किसी के साथ नहीं जोड़ देता, सेम चीजों को जोड़ना है। कैसे, वो समझ लीजिए। देखिए, ही एंड सिंपल से एग्जांपल से ले लेते हैं इसको जस्टिफाई करने के लिए। ठीक, अब यहां पर आपको एक कंजंक्शन दिख रहा होगा, ये एंड। अब यहां पर हमें डिसाइड करना है कि आई आएगा या मी आएगा, तो बड़ा सिंपल सा है। क्या करना है, ये जो एंड है दिस इज अ कंजंक्शन, और अभी बोला ना कंजंक्शन सिर्फ जोड़ता नहीं है, एक जैसी चीजों को जोड़ता है। यहां पर सब्जेक्ट आएगा या ऑब्जेक्ट आएगा, वो डिपेंड इस बात पे करेगा कि इसको आप जोड़ किसके साथ रहे हो। और ध्यान से देखो तो ये एंड लगा के जो आई और मी जोड़ा जा रहा है वो ही में जोड़ा जा रहा है, जो कि एक सब्जेक्ट है। अब अगर ही सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट के साथ आप केवल सब्जेक्ट को ही जोड़ सकते हैं, ऑब्जेक्ट को नहीं जोड़ सकते। ठीक है ना, सब्जेक्ट के साथ केवल सब्जेक्ट जुड़ता है, यही पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो कि आपको यहां पर ध्यान रखना है। सब्जेक्ट के साथ केवल सब्जेक्ट जुड़ता है, लेकिन अभी यही आई और मी आपको ऐसे जोड़ना होता, बोला गया होता ही इज टॉकिंग टू यू। देखिए ध्यान से, इज टॉकिंग टू यू। अब ये टू हमारा प्रपोजिशन है, और इसके बाद ये जो यू आया वो ऑब्जेक्ट है। लेकिन अभी इस सेंटेंस का मतलब है वो आपसे बात कर रहा है। थोड़ा सा और इसमें ऐड करें, केवल आपसे बात नहीं कर रहा है, आपसे भी बात कर रहा है और मुझसे भी बात कर रहा है। अब बता दीजिए, देखिए जरा ध्यान से, इज टॉकिंग टू यू एंड आई या मी डिसाइड करना है। सेम सिंपल सा क्वेश्चन, वही फॉर्मूला, एंड इज अ कंजंक्शन, और कंजंक्शन लगा के जब आई या मी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट डिसाइड करना होता है, तो बस ये देख लो कि ये सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट किसके साथ जोड़ा जा रहा है। अगर ये ऑब्जेक्ट के साथ जुड़ रहा है तो ऑब्जेक्ट रख देना, यही आई और मी जब सब्जेक्ट के साथ जोड़ा जा रहा था तो सब्जेक्ट रख देते। क्लियर, सब्जेक्ट के साथ सब्जेक्ट जुड़ता है, ऑब्जेक्ट के साथ ऑब्जेक्ट जुड़ता है, इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है कंजंक्शन। आगे पढ़ेंगे कंजंक्शन टॉपिक डिटेल में, लेकिन तब तक के लिए ध्यान रखिएगा, अगर नाउन टू नाउन को जोड़ेंगे तो केस सेम होने चाहिए, या तो दोनों सब्जेक्टिव या दोनों ऑब्जेक्टिव। ठीक, और ये हर जगह आपको फॉलो करना है, कंजंक्शन इसीलिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप मान लो ऐसा सेंटेंस बोलो, he is tall and stronger, ना बताइए सही या गलत। कंजंक्शन यहां भी आपको दिख रहा होगा, कौन सा वर्ड है कंजंक्शन, अगेन एंड। ये है कंजंक्शन, और इस बार कंजंक्शन लगाकर आप दो क्वालिटीज को जोड़ रहे हो। क्वालिटीज यानी एडजेक्टिव, देखना, एक तो एडजेक्टिव के साथ एडजेक्टिव जुड़ेगा, एडवर्ब के साथ एडवर्ब जुड़ेगा। नाउन और प्रोनाउन एक ही चीज है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का ही काम करते हैं, बस सब्जेक्ट के साथ सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के साथ ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, कंजंक्शन इसीलिए इंपॉर्टेंट है ये। तो एडजेक्टिव के साथ एडजेक्टिव, एडवर्ब के साथ एडवर्ब जुड़ता। अब एडजेक्टिव के साथ जब एडजेक्टिव आप जोड़ रहे हो तो भी ध्यान रखिएगा, केवल ये नहीं कि एडजेक्टिव रख दिया तो काम हो गया हमारा। अगर एडजेक्टिव को जोड़ोगे तो दोनों एडजेक्टिव सेम डिग्री में होने चाहिए, यानी या तो दोनों पॉजिटिव, टॉल एंड स्ट्रॉन्ग, या दोनों कंपैरेटिव, टॉलर एंड स्ट्रॉन्गर, या दोनों सुपरलेटिव, टॉलेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट। सिंपल सा केस ध्यान रखना, ये एक नंबर आपका पक्का करेगा। एडजेक्टिव का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है डिग्रीज के फॉर्म में। ठीक है ना, कंजंक्शन से जब भी एडजेक्टिव्स को जोड़ा जाता है, एडजेक्टिव सेम डिग्रीज में आते हैं। एडजेक्टिव सेम डिग्रीज में, नाउन टू नाउन सेम केस में, सब्जेक्ट के साथ सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के साथ ऑब्जेक्ट। इवन वर्ब के साथ वर्ब को जोड़ के देख लो, he came and sits, बताइए सही या गलत। देखिए गड़बड़ कहां पे दिख रही है, अगेन एंड लगाया गया जो कि एक कंजंक्शन है, और इस बार कंजंक्शन लगा के हम जोड़ रहे हैं वर्ब को। बस ये भी ध्यान रखना, केवल वर्ब होना काफी नहीं है। अगर आपने वर्ब को लगाया है तो ध्यान रखना दोनों वर्ब एक ही टेंस में होनी चाहिए, टेंस भी सेम होना चाहिए।
या तो यहाँ केम रखा है तो यहाँ से ऐड करो, या फिर यहाँ सेट सही मान लें तो यहाँ कम्स करना पड़ेगा। ठीक है ना, सिंपल सा केस ध्यान रखना। अब ये वाला आंसर सही होगा कि ये सही होगा, वो डिपेंड करता है कि एग्जामिनर ने आगे कुछ दिया है कि नहीं। अगर येस्टरडे दिया हो, आप बताइए येस्टरडे मतलब बात पास्ट की कर रहे हैं, ये वाला आंसर टिक करते। अगर डेली लिख दिया जाए तो ये वाला आंसर टिक हो जाएगा। ठीक है ना, बस कंजंक्शन के यूजेस में आपको यहाँ पर दिखा रहा हूं। वर्ब को जोड़ेंगे तो सेम फॉर्म या टेंस में होनी चाहिए, एडजेक्टिव्स को जोड़ेंगे सेम डिग्रीज में होनी चाहिए, नाउन प्रोनाउन को जोड़ेंगे तो सेम केस में होना चाहिए। ठीक है ना, तो ये काम हुआ हमारे कंजंक्शन का। अब प्रपोजिशन का काम क्या होता है, रिलेट करना, वो भी देख लीजिए। अभी जो मैंने लिखा था यहाँ पर आपके साथ कि प्रपोजिशन रिलेट करता है, कंजंक्शन ज्वाइन करता है। हाँ, ये अच्छा, ज्वाइन और रिलेट करने में सबसे बड़ा अंतर क्या है, ये भी जान लीजिए। एक एग्जाम्पल मैंने अभी आपसे शेयर किया था, ये ही इज टॉकिंग टू यू। ठीक, अभी इस सेंटेंस में अगर मैं ये टू हटा दूं यहां से, जो कि एक प्रपोजिशन है, बताइए तो क्या इस ही का इस यू से कुछ लेना देना है? नहीं, इस ही का यू से कुछ भी रिलेशन नहीं होगा। अब रिलेट करने को ज्वाइन करने से थोड़ा सा अलग करते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा था टू, और आपको याद दिला दूं कि टू इज अ प्रपोजिशन, और प्रपोजिशन के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन ऑब्जेक्ट होता है। ठीक, जब कभी भी, अभी ही इज टॉकिंग टू यू था, अगर ही के साथ यहाँ पर एंड लगा दिया जाए और फिर आई या मी दे दिया जाए, तब देखिए एंड इज अ कंजंक्शन। कंजंक्शन जब आप लगाते हो तो सब्जेक्ट के साथ सिर्फ सब्जेक्ट जुड़ता है। क्लियर? लेकिन जब कभी भी आपको एक सब्जेक्ट के साथ सब्जेक्ट नहीं बल्कि एक ऑब्जेक्ट को जोड़ना होता है, सब्जेक्ट के साथ सब्जेक्ट जोड़ना है कंजंक्शन, सब्जेक्ट के साथ ऑब्जेक्ट को जोड़ना है प्रपोजिशन। ये डिफरेंस है रिलेट करना और ज्वाइन करने में। रिलेट हमेशा एक जैसी चीजों को नहीं करते हैं, जोड़ा हमेशा सेम चीजों को जाता है, रिलेट हमेशा दो अलग अलग चीजों को करते हैं। ठीक है ना, तो प्रपोजिशन को जब आप रखते हो तो ये रिलेट करता है। और देखिए प्रपोजिशन के बाद हमेशा कौन सा केस आता है, ऑब्जेक्टिव केस। तो ये पॉइंट भी आपको यहाँ पर हेल्प करेगा। डिफरेंस प्रपोजिशन और कंजंक्शन में डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें ये रहा आंसर। एक रिलेट करता है प्रपोजिशन, कंजंक्शन ज्वाइन करते हैं। दूसरा बड़ा अंतर, अब देख लो, अभी पहले पॉइंट को हमारे कॉन्ट्रोडिक्टरी हो जाएगा। प्रपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है, लेकिन कंजंक्शन के बाद सब्जेक्टिव केस आता है। अब यहां से कंफ्यूजन शुरू होता है कि कंजंक्शन के बाद सब्जेक्टिव केस कैसे आता है। अभी तो हमने ये एग्जाम्पल पढ़े थे, देखिए यहां कंजंक्शन के बाद सब्जेक्टिव केस है, समझ में आ रहा है, क्योंकि सब्जेक्ट के साथ सब्जेक्ट को जोड़ रहे हैं। यहां कंजंक्शन के बाद ऑब्जेक्टिव केस आया, क्योंकि ऑब्जेक्ट के साथ हम ऑब्जेक्ट को जोड़ रहे थे। तो फिर ये रूल हमारा कैसे सही हुआ कि कंजंक्शन के बाद सब्जेक्टिव केस आना चाहिए। सिंपल सा फॉर्मूला है, ध्यान से देखना। ही एंड आई आर गोइंग टू स्कूल, ये लिखा एक सेंटेंस है, लेकिन ये है कॉम्बिनेशन दो सेंटेंसेस का। क्लियर? अगर हम इन दोनों सेंटेंसेस को अलग अलग करें तो हमें दो सेंटेंसेस कौन कौन से मिलेंगे, जरा बताइए, ध्यान से रिलेट करना। दोनों सेंटेंसेस को चलिए अलग अलग करते हैं। पहला सेंटेंस बनेगा हमारा ही इज गोइंग टू स्कूल, और दूसरा सेंटेंस बनेगा यही वाला, दैट इज आई एम गोइंग टू स्कूल। दोनों में गोइंग टू स्कूल कॉमन था, तो हमने दो बार नहीं लिख के एक बार लिखा। ठीक है ना, ही इज गोइंग टू स्कूल एंड आई एम गोइंग टू स्कूल। तो आप देख लो, एंड के बाद कौन सा केस दिख रहा है आपको, सब्जेक्टिव केस। कंजंक्शन के बाद सब्जेक्ट इसलिए आता है क्योंकि कंजंक्शन दूसरे सेंटेंस को लाके जोड़ता है, और सेंटेंस की शुरुआत होती है सब्जेक्ट से। बस हम करते क्या है कि जो चीजें कॉमन होती हैं वो दो बार नहीं लिखते, इसलिए लगता है कि कंजंक्शन के बाद ऑब्जेक्टिव केस आया। लेकिन जरा आप इस सेंटेंस को भी अलग अलग करके देख लो।
पहला सेंटेंस बनेगा ही इज टॉकिंग टू यू एंड ही इज टॉकिंग टू मी। फिर से आप देख लो, एंड के बाद ही यानी हमारा सब्जेक्ट ही तो आएगा, ठीक है ना। कंजंक्शन के बाद दिख सकता है ऑब्जेक्टिव केस, क्योंकि वो दो ऑब्जेक्ट्स को भी जोड़ता है, लेकिन वो ऑब्जेक्ट दूसरे सेंटेंस में से आया होता है, ये ध्यान रखिएगा। सिमिलरली आप ये वाला पार्ट को देख लो, ही इज टॉल एंड स्ट्रॉन्ग होना चाहिए था यहाँ पर, इसको जरा अलग अलग करके देख लीजिए, ही इज टॉल एंड ही इज स्ट्रॉन्ग। सिमिलरली एंड के बाद फिर से आपको सब्जेक्ट दिखेगा। अभी ये जो लास्ट एग्जांपल था हमारा वर्ब वाला, वो देख लो आप, ही केम एंड सेट, अलग अलग करके देखिए, सिंपल सा आपको आंसर मिल जाएगा। सही सेंटेंस होगा ही केम एंड ही सेट, देख लीजिए, एंड के बाद फिर आपको सब्जेक्ट दिख जाएगा, ठीक है ना। तो ये सिंपल सा केस ध्यान रखना, यही बस पॉइंट यहाँ पर छोटे छोटे हैं, इंपॉर्टेंट हैं। एंड के बाद यानी कंजंक्शन के बाद सब्जेक्ट आता है, जबकि प्रपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है। अब तीसरा पॉइंट एक और, कंजंक्शन के बाद चूंकि सब्जेक्ट आता है, तो वहां पे उसी सब्जेक्ट के बाद आप वर्ब और ऑब्जेक्ट लगा दो, आपको नया सेंटेंस मिल जाएगा। लेकिन प्रपोजिशन के बाद नया सेंटेंस कोई स्टार्ट ही नहीं हो सकता, क्योंकि प्रपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है और वो सेंटेंस को शुरुआत नहीं कर सकता। ऑब्जेक्ट से सेंटेंस शुरू नहीं होता, सेंटेंस सब्जेक्ट से शुरू होता है, ठीक। अब ये क्यों लिखा सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव केस रिलेट ज्वाइन करने वाला, इसका सिंपल सा आंसर आपको मिलेगा जब आप ऐसे क्वेश्चन देखो। एक डिफरेंस मैंने यहाँ शीट आपके लिए तैयार की है कंजंक्शन और प्रपोजिशन की। कंजंक्शन का काम जब एज होता है, जो काम एज कंजंक्शन की तरह करता है, वही काम लाइक प्रपोजिशन की तरह करता है, ठीक। यानी एज के बाद सब्जेक्टिव केस आता है, लाइक के बाद ऑब्जेक्ट आएगा, बिकॉज के बाद सब्जेक्ट आएगा, बिकॉज ऑफ के बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा, वाइल के बाद सब्जेक्ट आता है, ड्यूरिंग के बाद ऑब्जेक्ट आ जाता है, बट के बाद सब्जेक्ट भी आ सकता है और ऑब्जेक्ट भी आ सकता है, क्योंकि बट दोनों काम करता है। जबकि एक्सेप्ट के बाद आपको हमेशा ऑब्जेक्टिव केस ही मिलेगा। नॉटविथस्टैंडिंग, नेवरदलेस, इन दोनों का इसका मतलब होता है के बावजूद, इसके बाद ये आप कंजंक्शन का काम करते हैं, इनके बाद आपको हमेशा सब्जेक्ट मिलेगा। जबकि ये वर्ड इन स्पाइट ऑफ या डिस्पाइट को जब आप यूज करते हो तो इसके बाद आपको ऑब्जेक्ट मिलता है, ठीक। कैसे, ये देखिए पहला सेंटेंस जो दिया हुआ था हम लोगों ने, उस पे आ जाते हैं फिर से इस वाले सेंटेंस में। आई लव हिम एज या लाइक हमें डिसाइड करना था। अब एज और लाइक में अभी डिफरेंस हमने डिस्कस किया कि एज कंजंक्शन है, ठीक है ना, एज कंजंक्शन है और लाइक प्रपोजिशन है। अब प्रपोजिशन आएगा या कंजंक्शन आएगा, वो डिपेंड इस बात पे करेगा कि ये जो माय ब्रदर है ये सब्जेक्ट है या फिर ऑब्जेक्ट है, इस पे डिपेंड करता है सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है। तो अगर हम इस सेंटेंस को भी स्प्लिट कर दें दो पार्ट में, मैंने बोला ना इसके दो मीनिंग निकल रहे हैं। अब पहला मीनिंग अगर हम ये इसका ले लें कि मैं उसे वैसे ही प्यार करता हूं, कैसे, जैसे मैं अपने भाई को प्यार करता हूं। आई लव हिम, आई लव माई ब्रदर, मैं उसे वैसे ही प्यार करता हूं जैसे मैं अपने भाई को प्यार करता हूं। यहां पर आप देखो कि ये जो हिम है और ये जो माई ब्रदर है, ये क्या है, माई ब्रदर साफ साफ आपको यहां पर किसकी जगह पर दिख रहा है, ऑब्जेक्ट की जगह। और अगर ये माई ब्रदर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट आता है प्रपोजिशन के बाद, सही आंसर होगा ये, आई लव हिम लाइक माई ब्रदर, ठीक। लेकिन अगर हम इसका मीनिंग ये ले लें कि मैं उसे वैसे ही प्यार करता हूं, और दूसरा सेंटेंस बोला गया जैसे मेरा भाई उसको प्यार करता है, ये देख लीजिए, मैं उसे वैसे ही प्यार करता हूं जैसे मेरा भाई उसको प्यार करता है। उस कंडीशन में माई ब्रदर आप देख लो किसकी जगह पे लिखा हुआ है, और अगर माई ब्रदर यहां सब्जेक्ट की जगह पर है, सब्जेक्ट की जगह, तो सब्जेक्ट आना चाहिए फिर कंजंक्शन के बाद, और सही आंसर हो जाएगा एज। यानी ये मीनिंग लेना हो, सेंटेंस एज इतना ही बनेगा, एज लाइक लगा के माई ब्रदर ही आएगा। बस अगर आपने एज रखा तो मीनिंग ये वाला निकलेगा,
कि मैं उसे वैसे ही प्यार करता हूँ जैसे मेरा भाई उसको प्यार करता है। और अगर आपने यहाँ लाइक रखा तो ये वाला मीनिंग निकलेगा, मैं उसे वैसे ही प्यार करता हूँ जैसे मैं अपने भाई को प्यार करता हूँ। एज और लाइक डिसाइड करना अगर आप सीख गए तो आपको इन क्वेश्चंस में बहुत आसानी हो जाएगी। देखिए लास्ट 2 सेंटेंसेस ये और आपकी प्रैक्टिस के लिए ही है। जस्टिफाई करिए जरा, बताइए फटाफट कमेंट करके कि आपके अकॉर्डिंग सेकंड और थर्ड में कहां पर एज आना चाहिए, कहां पर लाइक आना चाहिए, इवन दोनों में एज आना चाहिए या दोनों में लाइक आना चाहिए, ये भी आप बता सकते हैं। कर सकते हो पॉज करके अपना आंसर कमेंट में जरूर लिखिएगा। करता हूं मैं डिस्कशन यहाँ पे। देखिए फिर से एज होगा या लाइक होगा वो डिपेंड इस बात पे करेगा कि ये जो सर्वेंट्स लिखा हुआ है ये सब्जेक्ट है या फिर ऑब्जेक्ट है। बस इतना डिसाइड करना सीख लीजिए। पहले सेंटेंस का मीनिंग निकल रहा है ही ट्रीट्स हिज पेरेंट्स, वो अपने पेरेंट्स को सर्वेंट्स की तरह ट्रीट करता है। अब पेरेंट्स को सर्वेंट्स की तरह ट्रीट करता है, इसका मतलब क्या है कि वो अपने पेरेंट्स को वैसे ही ट्रीट करता है जैसे सर्वेंट्स उसके पेरेंट्स को ट्रीट करते हैं। नहीं, इसका मीनिंग ये निकल रहा है कि वो अपने पेरेंट्स को वैसे ही ट्रीट करता है जैसे वो सर्वेंट्स को ट्रीट कर रहा हो। ठीक है ना, वो अपने पेरेंट्स को वैसे ही ट्रीट करता है जैसे वो सर्वेंट्स को ट्रीट करता है। यानी सर्वेंट्स यहाँ पर ऑब्जेक्ट हैं, और अगर ऑब्जेक्ट हैं तो सही आंसर होना चाहिए लाइक। He treats his parents like servants. सेकेंड सेंटेंस की बात करें, She works in her house, वो अपने घर में नौकरों की तरह काम करती है। मतलब वो अपने घर में वैसे ही काम करती है जैसे सर्वेंट्स काम करते हैं, सर्वेंट्स डू। अब अगर सर्वेंट्स काम करते हैं तो ये हैं सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट का मतलब सही आंसर होना चाहिए एज। ये कुछ सिंपल से कॉन्सेप्ट से प्रेपोजिशन, कंजंक्शन जो कि डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस को। थोड़े से कंफ्यूजिंग है, प्लीज कोई भी कंफ्यूजन या डाउट अगर हो तो जरूर डिस्कस करिए उसको कमेंट सेक्शन में। अपनी प्रॉब्लम अगर आ रही हो तो डिस्कस करें, लेकिन एक बार ये समझ में आ गया ना कॉन्सेप्ट, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट डिफाइन करने में बहुत सुविधा हो जाएगी आपको। चलिए इसके आगे वाला पार्ट जो है प्रेपोजिशन फिर प्रोनाउन के कुछ और इंपॉर्टेंट पार्ट्स, वो हम लोग डिस्कस करेंगे अपने अगली वीडियो में। तब तक के लिए ये जो पॉइंट आज डिस्कस किया है इसको अच्छे से आप तैयार करिएगा। कोई भी प्रॉब्लम कंफ्यूजन अगर होता है तो कमेंट्स करके जरूर बताएं। साथ ही साथ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ जाइए, जहां पर आपको इससे रिलेटेड स्टडी मटेरियल और प्रॉपर गाइडेंस हमारी तरफ से आपको प्रॉपरली मिलेगा। ठीक है ना, चलिए मिलते हैं हम लोग फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।